हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पीआईबी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे 4 जून 2021 का पीआईबी है। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पीआईबी एनालिसिस में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो जल जीवन मिशन को लेकर है। जल जीवन मिशन को लेकर कुछ स्टेट्स जो है वो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने प्रस्तुत किए हैं, और राजस्थान को कुछ जो है धनराशि इसके संदर्भ में प्रस्तावित थी उसे रिलीज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में। देश के हर गांव के हर घर पर पीने का साफ पानी नल से नियमित रूप से पहुंचाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को केंद्रीय आवंटन में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए राज्य को वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है। इसके अलावा राजस्थान के लिए वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान की जो राशि है वो 1301 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में इसे बढ़ाकर 2522 करोड़ रुपए कर दिया गया था। और अब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक के लिए हर घर जल बनाने के लिए जो इस राशि को 4 गुना कर दिया गया है, और ये बढ़कर अब 10,180 करोड़ रुपए हो गई है। इसके बाद आज राजस्थान में कुल 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 19.84 लाख घरों में यानी 19.58% लोगों के घर ही नल से पीने का पानी आता है। और यह जो संख्या थी 2019-20 में केवल 1.202 लाख थी, और 2020 में यह बढ़कर 6.81 लाख हो गई थी। इसके अलावा राज्य में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की मौजूदा गति को देखते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय समय सीमा की अनुपालना हो पाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान में केवल 3.41 लाख ग्रामीण घरों में ही नए कनेक्शन दिए गए हैं, और जो कि जलापूर्ति परियोजना के तहत दिए गए हैं, जबकि जिन जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए गए थे उनमें भी केवल 6.06 लाख ग्रामीणों तक ही पीने का पानी नल कनेक्शन से पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर जो आज ये न्यूज़ आई है इसमें राजस्थान को धनराशि जो प्रोवाइड की गई है उसका संदर्भ दिया गया है, और उसके संदर्भ में यह बताया गया है कि राजस्थान में जो इस योजना के क्रियान्वयन की जो गति है बहुत धीमी है। 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रोवाइड कराने का जो सरकार का मिशन है उसे पूरा नहीं होते देख ऐसी बात कही गई है, और इसी बात के लिए राजस्थान को धनराशि के साथ में डायरेक्शन भी दी गई है कि 2024 तक अपने आप इसकी स्पीड बढ़ाइए और इसे टारगेट को अचीव कीजिए। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान के पास केंद्रीय अनुदान का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो राज्य के समतुल्य अंश और पिछले शॉर्टफॉल को मिलाकर लगभग जल जीवन मिशन के लिए 22,494 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो इनके खाते में उपलब्ध है, कोष में उपलब्ध है। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि मिशन से जुड़े कार्यों की जो आयोजना है और अनुमोदन है, कार्यान्वयन है, इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, इसकी गति तेज की जाए, इसमें तेजी लाई जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दोस्तों, इस कार्य से जो डेवलपमेंट का काम होगा उसमें लोगों को नौकरी भी मिल पाएगी, ऐसा विभाग ने अपने इस प्रेस नोट में बताया है। जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले है भारत सरकार ने जो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में पुनर्गठित किया था। ये पहले जो जल जीवन मिशन था उसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कहा जाता था। इसका जो नाम बदल के जल जीवन मिशन इसे कहा गया था। इसका उद्देश्य है हर घर नल से जल, टैप वाटर की बात कही गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है, और राज्य के स्तर पर इसे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के नाम से जाना जाता है। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किया जाता है, और ग्राम पंचायत स्तर पर
पानी समिति, ग्राम जल या स्वच्छता मिशन के अंतर्गत इसका कार्य किया जाता है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक सभी घरों में जो नल से पानी का कनेक्शन है वो देने की मंशा जताई थी और जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी जल जीवन मिशन की घोषणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा और कुछ डाटा है जो मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। दोस्तों आज आपको पता होगा कि आज जो बाइसिकल डे है उसके संदर्भ में यह न्यूज़ है। इंडिया साइकिलिस्ट फॉर चेंज जो एक कैंपेन चलाया जा रहा था शहरी मंत्रालय के द्वारा, उस कैंपेन के बारे में यह न्यूज़ है। तो देखते हैं इसमें क्या विशेष है। भारतीय शहरों में भारत साइकिल्स फॉर चेंज कार्यक्रम में तेज़ी आ रही है। यह कार्यक्रम पिछले साल 25 जून 2020 को शुरू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 25 जून 2020 को पिछले साल शुरू किया गया था कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। पिछले एक साल में भारत में साइकिलिंग के क्षेत्र में क्रांति आई है। साइकिलिंग को सुरक्षित और स्वस्थ व्यक्तिगत परिवर्तन माध्यम के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है और जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होने के साथ साथ सुरक्षित दूरी भी सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये बात एकदम ठीक है। अभी आज के समय में पेट्रोल और डीजल भी जो हमारे ईंधन हैं वो भी इतने महंगे हो गए हैं कि उनके साथ में भी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबको अब साइकिल ही चलानी होगी और 100 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल की स्थिति हो गई है। ऐसे में एक आम आदमी के लिए पेट्रोल की गाड़ी चलाना या किसी ईंधन की गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और इसका अल्टरनेटिव वैसे तो खोजा ही जा रहा है और उसके अल्टरनेटिव में ये साइकिल्स फॉर चेंज जो कैंपेन चलाया जा रहा था वो भी इसी संदर्भ में चलाया जा रहा था कि इससे एनवायरनमेंट जो है वो भी क्लीन होगा और लोगों की हेल्थ पे भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल 107 शहरों में साइकिलिंग की क्रांति का हिस्सा बनने के लिए पंजीकरण कराया था और 41 शहरों में सर्वेक्षण चर्चा, साइकिलिंग लेन को बढ़ाना, सुरक्षित पड़ोस, चौड़ी सड़कों का निर्माण और साइकिलिंग रैलियां ऑनलाइन अभियान की पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य साइकिल के लिए शहर को अनुकूल बनाना था। इसके अलावा विभिन्न शहरों ने लगभग 400 किलोमीटर मुख्य सड़कें और 3500 किलोमीटर से अधिक आस पड़ोस की सड़कों पर साइकिलिंग जो ट्रैक है उसका निर्माण किया है और स्मार्ट शहर अभियान ने परिवहन और विकास नीति संस्था ITDP के सहयोग से 160 शहरों में विभिन्न साइकिलिंग पहलों पर मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण मॉडल और अन्य क्षमता निर्माण की भी शुरुआत की गई है। इसका अर्थ है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है 107 शहरों का, उनसे बात करके भी इसे लागू करने के लिए और उस डिस्ट्रिक्ट को कैपेबल बनाने के लिए जो ट्रैक का एरिया कहाँ से हो सकता है, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है और चर्चा में कई शहरों में जो इसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो इसके बारे में यह न्यूज़ है, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए ये किस तरीके से जो ट्रैक का निर्माण किया गया है और इस ट्रैक में जो ये लेन है, इस लेन में तो वाहनों के आने जाने की सुविधा है और ये एक सेपरेट ट्रैक जो टेम्परेरी अभी बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। काफ़ी शहरों में इसी तरीके का ट्रैक बनाया गया है, बहुत कम शहरों में इस टाइप का सेपरेट ट्रैक है जिसे अभी तो हम फुटपाथ मानते हैं और इसको लेवल करके इसी ट्रैक को, फुटपाथ को ही साइकिलिंग ट्रैक बना दिया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये जो एरिया है इसे साइकिल ट्रैक के रूप में डेवलप किया है। तो इसी साइकिलिंग ट्रैक पे जो साइकिल जो चलाने वाले हैं वो साइकिल चलाते हैं और उन्हें जो और ट्रैफिक है वो उसमें धीमी गति होने के कारण और ट्रैफिक को वो बाधा भी उनसे नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये ट्रैक जो मेजर सिटीज़ हैं 107 उनमें बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अभी हाल ही में जो विभाग है और मजदूरी लेबर डिपार्टमेंट जो विभाग है उसने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर निर्धारण हेतु एक समिति गठित की है। और इस समिति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। इसके अन्य सदस्यों में आईआईएम कोलकाता के प्रोफेसर तारिक चतुर्वेदी, NCER की वरिष्ठ फेलो डॉक्टर अनुश्री सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमती विभा भल्ला और VVGNL के महानिदेशक डॉक्टर H श्रीनिवास शामिल हैं। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो वरिष्ठ सलाहकार हैं DPS नेगी, वो भी इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्रकार से इन व्यक्तियों की एक समूह गठित किया गया है, एक समिति गठित की गई है। इस समिति का जो विशेष कार्य है वो भारत सरकार को न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय मजदूरी के दर में निर्धारण में संबंध में सिफारिश प्रदान करना है। ये समिति मजदूर दर तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में जारी सबसे अच्छी व्यवस्थाओं पर विचार करेगी और उनका एनालिसिस करके हर दृष्टिकोण से मजदूरी को तय करने के लिए वैज्ञानिक मापदंड और प्रक्रिया तय करेगी। बेसिकली ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी देखेगी कि कौन कौन से कंट्री में अच्छे लेबर कानून बने हुए हैं। उन लेबर कानून का जो है अध्ययन किया जाएगा, मजदूरी कानून का अध्ययन किया जाएगा। उन अध्ययन के हिसाब से ही जो अभी आगे क्या जो मजदूरी दर है और वेतन सीमा है उसका निर्धारण किया जाएगा। तो इसलिए ये कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अपने गठन से 3 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और ये 3 वर्ष में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और पूरा अध्ययन करके और उसके बाद में जो है निर्णय लिया जाएगा। बीच में भी निर्णय लिया जा सकता है। कमेटी अपनी रिपोर्ट कभी भी सबमिट कर सकती है, लेकिन इसका जो कमेटी का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। इसमें केंद्र सरकार ने निर्देश देते हुए एक अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की पहचान किए जाने के लिए उन्हें अधिनियम के दायरे में लाने की बात कही गई है। दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसने अभी एक कंसर्न दिखाया है, एक चिंता जाहिर की गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनका तेज़ी से उनको सेलेक्ट किया जाए, चुना जाए और इस अधिनियम के दायरे में लाकर उन्हें जल्द से जल्द इस अधिनियम के तहत जो सुविधाएं केंद्र सरकार प्रदान कर रही है उन सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। तो इसके संबंध में यह बात कही गई है। तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहला है, केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाए और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाए। गौरतलब है कि इस अधिनियम की जो शुरुआत है वो 10 सितंबर 2013 को की गई थी। उसके बाद से यह अधिनियम चालू है। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वाहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। और इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर 75% और 75% जो ग्रामीण आबादी है उसमें और शहरी आबादी में 50% का इसका हिस्सा होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इस जो योजना की शुरुआत है काफ़ी समय पहले की गई थी और इस योजना के तहत जो भारत की जनता का कवरेज है वो तकरीबन 67% है, 67% है और ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी को यह कवर करता है और शहरी आबादी में 50% आबादी को यह कवर करता है, जिसमें रियायती दरों पर खाद्यान्न दिए जाते हैं जिसमें चावल, गेहूं और चने शामिल हैं। तो इस प्रकार सरकार ने एक कंसर्न दिया है, चिंता जाहिर की गई है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द ये दायरे में लाया जाए इस अधिनियम के और इसके जो बेनिफिट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं और वो उन्हें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि उन्हें खाने में या अन्य किसी समस्या में अगर वो हों तो उन्हें खाने की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके जो प्रावधान हैं वो प्रावधान को भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला है प्रति माह
प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 किलो, गेहूँ 2 किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो मिलेगा। 3 रुपये किलो देखिए चावल मिलेगा, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा और 1 रुपये किलो जो है मोटा अनाज मिलेगा। हालांकि अंत्योदय योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह परिवार 35 किलो खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, खाद्यान्न तथा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। और जिन एरियाज़ में इसका राशन की दुकान नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में खाद्य या भोजन की आपूर्ति के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था की गई है। आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं अगर आप इसके लिए लाभार्थी के लिए आप योग्य हैं, आपके पास में योग्यता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और लेकिन फिर भी अगर आपको यह सुविधा नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप निवारण तंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इस योजना के प्रावधान हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि इस योजना के तहत उसका भला हो सकता है या उसको खाने की चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं या वो इस योजना का उपयोग करके अपने पेट को भर सकता है आसानी से, तो आप थोड़ा सजग बनिएगा। और ऐसी स्थिति में आप उन्हें अगर ये चीज़ें उपलब्ध करा देंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करा के या किसी भी तरीके से उन्हें ये सुविधाएं पहुंचाएंगे तो एक अच्छे नागरिक का परिचय होने का एक परिचय देंगे। और जैसा कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो सिविल सर्वेंट बन के भी आपको यही करना है, जनता की सेवा ही करनी है, गरीब तबके को ऊपर लाना है। जो हाशिए पर लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से जीना और लड़ना सिखाना है। तो इस ध्यान में रखिए, अपने आसपास में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सरकार की कई ऐसी पेंशन कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आप अगर थोड़ी सी पहल करें तो उनका भला हो सकता है, उनका उद्धार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज कोविड-19 से संबंधित जो कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है, सरकार वैसे यह डेली बेसिस पे करती है, लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। सक्रिय मामले घटकर 17,13,413 हो गए हैं। जो पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 80,000 की कमी आई है। 80,000 सक्रिय मामले कम हुए हैं, मतलब 80,000 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1,34,000 जो हैं वो दैनिक केस दर्ज किए गए हैं। 1,34,000 आज थोड़े ज़्यादा हैं, कल 1,32,000 ही थे, तो 2,000 का इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.66 है, जो कि पिछले 10 दिनों से 10 से नीचे ही है। पहले 11-12 तक हमारी पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई थी, जो कि अब कंट्रोल में दिख रही है, 7.66 है, हालांकि ये भी अभी ज़्यादा है। इसके अलावा जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो 6.21 है, मतलब पिछले 24 घंटों में जो पॉजिटिव आने की जो रेट है वो 6.21% है। और राष्ट्रव्यापी जो टीकाकरण है उसकी बात भी कही गई है कि अब तक लोगों को जो टीके लगाए गए हैं वो 22 करोड़ खुराकें दी गई हैं। पिछले 24 घंटे में 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। दोस्तों, ये कोविड से संबंधित कुछ डाटा था। ये डाटा पेपर के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कोविड से संबंध में जो देश में क्या चल रहा है, इसकी क्या स्थिति है, और ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। अभी केस तो कम हो रहे हैं और लोग स्वस्थ भी काफ़ी हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है और डेली की भी कम हुई है और वीकली की भी कम हुई है। वैक्सीनेशन को हमें बड़े व्यापक लेवल पे चलाना होगा, तभी अगर टीकाकरण अभियान के तहत ही ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ सकती है। इसके अलावा इसका दूसरा कोई और विकल्प अभी प्रस्तुत नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ यही किया जा सकता है इसमें। इसलिए आप भी वैक्सीन ज़रूर लगाइए
और अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। आज के PIB एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आपको इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं अलग अलग हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए, अपने पास में फ़ोन में या किसी भी तरीके से स्टोर करना चाहिए जो आपके कभी काम आ सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप ये अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने रिलीज़ किए थे और उसके संबंध में ये आज मैंने प्रोवाइड किया है ताकि ये हेल्पलाइन नंबर आप भी अपने पास रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर किसी को दे सकें या आपको खुद को ज़रूरत पड़े तो आप भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।